नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। सामान्य अध्ययन के तहत हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्नों पर आधारित वीडियो श्रृंखला। और इस श्रृंखला के माध्यम से हम प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी विषय हैं, जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न बनते हैं और पूरी जानकारी एक क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुँचाएंगे प्राचीन भारत की। सबसे पहले हम देखेंगे पाषाण युग, उसके बाद ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को, हड़प्पा सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी राजवंशों का उदय हुआ प्राचीन भारत में और जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन सारे विषयों पर प्रश्न की आधारित वीडियो श्रृंखला हमारी रहेगी और जिसमें हम एक क्रम से पूरी व्याख्या के द्वारा इन विषयों की जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से भी साझा करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही जो हमारे ये वीडियो के अंक रहेंगे प्राचीन भारत पर, वह सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये अंक आप तक आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आपके द्वारा सराहा गया ये अंक, तो अगर आप चाहेंगे आगे चल कर कि ये अंक जो है कि सप्ताह के सातों दिन जारी किया जाए, तो हम कोशिश करेंगे सप्ताह के सातों दिन जो है कि आप तक ये अंक पहुंचाएं। हालांकि उसके लिए आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और अपना रिस्पॉन्स करते रहें। जो भी सुधार आप चाहते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर के आप जो भी आपके विचार हों, वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम निश्चित ही ये वीडियो सीरीज को आगे जो है कि सप्ताह के सातों दिन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी सप्ताह के 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ये आप तक पहुंचाए जाएंगे। रात्रि 8 बजे से 9 बजे के मध्य ये वीडियो के अंक आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे और जिसमें हम केवल प्रश्नों के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो पसंद आने पर अपने साथियों से साझा करना न भूलें। साथ ही हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की आप कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रश्न आपके सामने आएंगे उनको आप पढ़िए ध्यान से और उनका उत्तर कीजिए और साथ ही अंत में जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितनों का उत्तर सही किया है, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो विषय को देखते हुए जो भी प्रश्नों का क्रम रहेगा वह उनकी संख्या यहाँ पर तय की जाएगी। ठीक है, यानी कि विषय अगर बड़ा होगा, टॉपिक अगर बड़ा होगा, तो वहाँ पर 15-15 प्रश्नों के सेट को लेकर के 2 बार अंक प्रस्तुत किए जाएंगे। अन्यथा जो है कि 15 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, भले वो छोटा टॉपिक भी होगा, तो उसमें से जितनी भी चीज़ें होंगी 15 प्रश्नों के माध्यम से उस विषय को कवर किया जाएगा। और अगर विषय बड़ा होगा तो 15 से 30 प्रश्न, यानी कि 2-2 सेट 15-15 प्रश्नों के आप तक पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि 2-2 सेट इसीलिए हैं, 15-15 प्रश्न इसीलिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और व्याख्यात्मक है। तो जाहिर सी बात है कि 15 प्रश्नों तो ये आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, लेकिन 15 प्रश्नों के अलावा भी हम इन 15 प्रश्नों से लगभग 30 से 50 प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, आप उत्तर करते हुए चलें। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस युग से लिखित विवरण प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किस युग से लिखित विवरण हमें मिलने प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर चुनना है इन 4 ऑप्शनों में से कि किस युग से सबसे पहले हमें लिखित विवरण प्राप्त होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऐतिहासिक काल से हमें सबसे पहले लिखित विवरण प्राप्त होते हैं। और जो अन्य जो काल हैं, प्रागैतिहासिक काल हो और आद्य ऐतिहासिक काल हो, इनकी अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में किसी भी तरह के लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जो रहा है उसमें लिपि का ज्ञान यहाँ पर आ गया था मानव को। ठीक है, लिपि का ज्ञान तो यहाँ पर आ गया था, लेकिन ये अपाठ्य है, यानी कि ये पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसीलिए इस युग में किसी भी तरह की हमें जानकारी नहीं मिलती है, तो जिसके चलते हम इस लिपि को यहाँ पर नहीं मानते हैं। और ऐतिहासिक काल में आकर के मानव के द्वारा जो लिपि का प्रयोग किया गया, स्पष्ट किया गया, जिसको कि हम पढ़ने में सफल हो पाए हैं,
तो ऐतिहासिक काल को ही यहाँ पर माना जाता है कि लिखित विवरण हमें ऐतिहासिक काल से मिलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में सबसे पहले लिपि का ज्ञान यहाँ पर हो गया था मानव को, लेकिन इस लिपि के बारे में जानकारी हमें नहीं है, ये अपाठ्य है, यानी कि हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी। सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलें, क्रमबद्ध तरीके से हम आपको सारी चीज़ें जो है कि बताने की हमारी कोशिश रहेगी। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर जान गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक प्रसिद्ध थे, डैश में आपको भरना है, क्या प्रसिद्ध रहे थे? पुरातत्वविद रहे थे, भूवैज्ञानिक रहे थे, इतिहासकार रहे थे, या पुरा वनस्पति शास्त्री रहे थे? ऑप्शन ए पुरातत्वविद, ऑप्शन बी भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन सी इतिहासकार, ऑप्शन डी पुरा वनस्पति शास्त्री। तो सही उत्तर आपको इसमें चुनना है। इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन भी सही है, बी वाला भी ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहे हैं। जो यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस फुट जो वैज्ञानिक थे, जो ये इतिहासविद थे, ठीक है, ये पुरातत्वविद भी रहे थे, और साथ ही जो है कि ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी रहे थे। ठीक है, ये ब्रिटिश वो थे, ठीक है, एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, भूवैज्ञानिक रहे थे। ठीक है, साथ ही इन्होंने ही जो रॉबर्ट फुट हैं या रॉबर्ट ब्रूस फुट, कुछ भी कह लें आप, ठीक है, संक्षेप में हम करें, जो फुट साहब थे, इन्होंने जो है कि 1863 ईस्वी में महापाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण करने की शुरुआत करी थी, और इसी काल से ही भारत में कहा जा सकता है कि महापाषाण संस्कृति को लेकर के, महापाषाण संस्कृति के इतिहास को जो है कि उसके बारे में जानने के लिए अनुसंधान करना यहाँ पर आरंभ हुआ था 1863 से ही। 1863 से ही सर्वप्रथम भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में अनुसंधान करना यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, और रॉबर्ट ब्रूस फुट जो महान पुरातत्वविद रहे थे, भूगर्भ वैज्ञानिक रहे थे, उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था सर्वप्रथम। और इन्होंने जो है कि आपको ध्यान देना है, मद्रास के निकट एक पल्लवरम नामक जगह है, ठीक है, कहाँ पर? मद्रास के निकट जगह है, पल्लवरम नामक जगह है मद्रास में, और पल्लवरम नामक जगह से ही इन्होंने सबसे पहले जो प्राचीन भारत में जो कि हैंड एक्स थे, ठीक है, हैंड एक्स जो उपकरण थे, उसको यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले प्राप्त करा हुआ था मद्रास के जो है पल्लवरम से। ठीक है, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा ये उपकरण प्राप्त किया गया था, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार पाषाणकालीन सभ्यता पर अनुसंधान का कार्य की दिशा में एक कदम रहा था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय, अगर कोपेनहेगन संग्रहालय की अगर बात करें तो कोपेनहेगन जो आपका संग्रहालय है, यह जो है कि डेनमार्क में है। कहाँ पर है? ये डेनमार्क में है, डेनमार्क में। यहाँ पर इतनी चीज़ जान लीजिए कि डेनमार्क में है कोपेनहेगन संग्रहालय। कोपेनहेगन में जो संग्रहालय में जो सामग्री है, उसके आधार पर पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का विभाजन किस पुरातत्वविद के द्वारा किया गया है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चाइल्ड ने, ऑप्शन बी थॉमसन ने, ऑप्शन सी टेलर ने, ऑप्शन डी लुबाक ने। तो सही उत्तर आपको चुनना है कि किसने कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित जो संग्रहालय है, उसकी सामग्री के आधार पर पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग त्रियुग विभाजन जिसने करा था, त्रियुगी विभाजन जिसने दिया था, वो कौन था? तो आपको सही उत्तर चुनना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थॉमसन होगा। ठीक है, जिनका नाम था जरगेनसन थॉमसन, इनका पूरा नाम है वैसे जरगेनसन थॉमसन। ठीक है, जरगेनसन थॉमसन के द्वारा ही जो है कि सबसे पहले या यूं कह सकते हैं कि कोपेनहेगन जो संग्रहालय है डेनमार्क में, उसकी सामग्री के आधार पर त्रिस्तरीय युग का निर्धारण करा था पाषाण, कांस्य और लौह में। ठीक है, और इन्होंने ये विभाजन कब किया था? तो ये 1820 के दौरान इन्होंने ये विभाजन किया हुआ था। ठीक है, सन 1820 में इन्होंने ये विभाजन करा हुआ था। इतनी चीज स्पष्ट होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न है, पूछा जा रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था किस काल में हुआ था? ये आपको बताना है कि जो भी प्रमाण हमें मिले हैं उसके आधार पर आपको बताना है कि किस काल में सबसे पहले पशुपालन का आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन बी निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी पाषाण काल में, ऑप्शन डी मध्य पूर्व पाषाण काल में।
तो आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है कि कौन से पाषाण काल के दौरान जो है कि आप कौन से युग के दौरान पशुपालन का आरंभ हुआ था उत्खनित प्रमाणों के आधार पर, जो प्राप्त स्रोत है हमारे पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, किसमें? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में जाकर के, ठीक है, यहाँ पर मध्य पाषाण काल के जो है कि अंतिम चरण में जाकर के पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और ये भारत में पशुपालन के साक्ष्य जो है दो जगहों से हमें प्राप्त होते हैं। दो जगहों से भारत में जो है कि पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ पर से? एक तो जो है आपको ध्यान देना है, जो आदमगढ़ है, ठीक है, कहाँ पर है? आदमगढ़ से। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है आदमगढ़। और दूसरा जो है, दूसरा जिला है बागोर जिला है, बागोर जगह है जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आता है। ठीक है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत बागोर नामक जगह आती है, वहाँ पर से। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आदमगढ़ नामक जगह आती है, वहाँ पर से सबसे पहले हमें मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में जाकर के पशुपालन के साक्ष्य हमें सबसे पहले प्राप्त होते हैं। ये भारत के संदर्भ में ये बातें हैं। ठीक है, तो आदमगढ़ और बागोर दो जगह हैं जहाँ से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलें, हम आराम से बता रहे हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं उनको क्रम से आप लिखते हुए चलें। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठें और सारी चीज़ों को लगाएं और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करें कि इन 15 प्रश्नों में से कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य पाषाण युग में पशुपालन के सर्वप्रथम किस स्थान से मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण सर्वप्रथम किस स्थान से मिले हैं, ये आपको बताना है। अभी हमने बताया था कि मध्य पाषाण काल के दौरान पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो किस स्थान से प्राप्त होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी आदमगढ़, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपण। यहाँ पर ये आदमगढ़ है, आजम नहीं है। ठीक है, आजमगढ़ तो उत्तर प्रदेश में, ये आदमगढ़ जो है कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आदम है यहाँ पर, आदमगढ़, आदमगढ़ की बात हो रही है ये। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, आदमगढ़। क्या होगा? आदमगढ़। अभी हमने आपको बताया था आदमगढ़ और जो है कि बागोर नामक जगह से जो है कि हमें सबसे पहले भारत के संदर्भ में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो आदमगढ़ इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा, आदमगढ़। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डियों के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से हमें हड्डियों के उपकरण प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, काकोरिया से, महदहा से, लेखहिया से। ऑप्शन डी लेखिया, ऑप्शन सी महदहा, ऑप्शन बी काकोरिया, ऑप्शन ए सराय नाह राय से। तो आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है कि कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महदहा से। महदहा से ही सबसे पहले हमें जो है कि हड्डियों के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं इस स्थल से। ठीक है, हड्डियों के उपकरण महदहा से। और ये महदहा जो है कि आपका उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो है प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में ये स्थित है। ठीक है, महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित स्थल है और मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और इसका उत्खनन जो किया था वह G.R. शर्मा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पुरातत्वविद G.R. शर्मा, ठीक है, G.R. शर्मा के द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया था महदहा का। और यहाँ पर से जो है इन्हें बड़ी मात्रा में हड्डियों के उपकरण, साथ ही जो कि सींग के निर्मित जो उपकरण थे वह मिलते हैं। और साथ ही जो महदहा था, महदहा को जो है कि 3 क्षेत्रों का यहाँ पर उल्लेख इन्होंने किया है G.R. शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने 3 स्थलों का मुख्य रूप से इसको बांटा था 3 स्थलों में। इसमें एक जो स्थल था, ठीक है, पहला स्थल तो था इन्होंने झील क्षेत्र में बांटा था, झील क्षेत्र में बांटा था। दूसरा स्थल जो है कि वो बोचड़, ठीक है, बोचड़ खाना क्षेत्र संकुल में बांटा था। बोचड़ खाना संकुल क्षेत्र कह सकते हैं या बोचड़ खाना क्षेत्र कह सकते हैं। और तीसरा जो स्थल इन्होंने बांटा हुआ था वह कब्रिस्तान में बांटा हुआ था। ठीक है, कब्रिस्तान वाले क्षेत्र में इन्होंने बांटा हुआ था तीसरा स्थल। ठीक है, महदहा को 3 भागों में बांटा था G.R. शर्मा ने। झील स्थल में, झील क्षेत्र हो गया, और बोचड़ संकुल क्षेत्र हो गया, और कब्रिस्तान क्षेत्र हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ स्पष्ट होगी। अन्य जो चीज़ें यहाँ पर हैं यह भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। ये 3 की 3 जो जगह हैं, भले वो लेखिया हो, काकोरिया हो या सराय नाहर क्षेत्र हो, वो भी कहाँ पर हैं? आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही हैं। ठीक है, जो लेखिया है वह क्षेत्र जो है कि उत्तर प्रदेश के जो है कि इलाहाबाद वाले क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है,
सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महदहा से, यहाँ पर यहाँ पर होगा महदहा, सराय नाहर राय से, लंघनाज से और दमदमा से। तो आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन डी दमदमा, ऑप्शन सी लंघनाज, ऑप्शन बी सराय नाहर राय से और ऑप्शन ए महदहा से। महदहा के बारे में तो बात हमने कर ली है अभी, तो महदहा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर होगा नहीं, हड्डियों के उपकरण यहाँ पर से ज़्यादा मिले हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर से ये चीज़ें मिली हो। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दमदमा से। और दमदमा भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही है। और जो महदहा है उससे कुछ दूरी पर स्थित है दमदमा, ठीक है, दमदमा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। हालांकि दमदमा नामक स्थान से जगह और भी हैं, लेकिन जो पाषाणकालीन जो स्थल रहा है वह दमदमा जो स्थल रहा है वह आपके कहाँ पर रहा है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है ये दमदमा, और ये उत्तर प्रदेश में रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है जब दमदमा। यहाँ पर से हमें मिले हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, और यहीं पर से हमें दमदमा से ही हमें 41 मानव कंकालों की कब्र मिलती है, ठीक है। 41 मानव का जो कि समाधान के बारे में जानकारी मिलती है। 41 मानवों के समाधान यहाँ पर ज्ञात होते हैं दमदमा से। और इस 41 में से 5 जो समाधान स्थल हैं, 5 जो कब्रें हैं, उनमें जो है कि 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है, 5 जगहों पर 5 कब्रों पर 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। और एक जो कब्र है उसमें 3 मानवों को 3 एक साथ दफनाया गया है। यानी कि इसी कारण जो प्रश्न पूछा गया था कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। और आगे अगर पूछा जा सकता है कभी भविष्य में कि 5 कब्रों से जो है कि 2 मानव कंकालों के जो है कि युग्मक कहाँ से प्राप्त होते हैं, 5 कब्र स्थानों से, ठीक है, 5 जो है कि सावधानों से जो है कि 2 युग्मक मानव कंकाल किस जगह से प्राप्त होते हैं, तो वो दमदमा से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। और दमदमा से 41 मानव जो समाधान है उनके बारे में जानकारी मिलती है, कब्रों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे लंघनाज, ठीक है, लंघनाज स्थल के बारे में देख लेते हैं। लंघनाज जो स्थल है, ठीक है, लंघनाज स्थल गुजरात के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। और लंघनाज से जो है कि हमें 14 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, ठीक है, लंघनाज से हमें 14 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। लंघनाज से आपको ध्यान देना है, लंघनाज से 14 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं और दमदमा से 41 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। एकदम उल्टा यहाँ पर है, लंघनाज आपके गुजरात में है और जो है कि दमदमा आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और जो यहाँ पर लंघनाज है वहाँ पर से हमें हड्डियाँ के साथ साथ जो कब्रिस्तान है उसमें हड्डियों के साथ साथ कुछ मिट्टी के बर्तन भी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, यहाँ पर से प्राप्त होते हैं लंघनाज से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। महदाहा के बारे में बता ही चुके हैं इससे पहले कि जो है कि यहाँ पर इसकी जो खोज करी थी वो GR शर्मा जी के द्वारा खोजी गई थी, और सारी चीज़ें स्पष्ट हैं पहले इससे पिछले प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, आपसे पूछा जा रहा है खाद्यान्नों पर आधारित जो है कृषि प्रथा जो थी, जो कृषि पद्धति थी, वो सर्वप्रथम किस काल में आरंभ हुई? खाद्यान्नों पर आधारित कृषि सर्वप्रथम किस काल में आरंभ होती है? तो ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको चुनना है कि किस काल के दौरान यहाँ पर खाद्यान्न सर्वप्रथम जो कृषि के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम जो है कि जो खाद्यान्न आधारित जो कृषि रही थी वह प्रारंभ की गई थी किस काल में? तो सही इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल के दौरान ही सबसे पहले हमें खाद्यान्न आधारित जो कृषि पद्धति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है कि नवपाषाण काल में आकर के जो है कि कृषि कर्म जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित यहाँ पर हो गया था, ठीक है। नवपाषाण काल इसका सही उत्तर होगा कृषि के संदर्भ में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं जो आपके पाषाण काल से संबंधित जो जानकारियां हैं उसके बारे में। देखिए जो पाषाण काल है, ठीक है, पाषाण काल को यहाँ पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण काल को, ठीक है। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 3 भागों में, या पाषाण काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पूर्व पाषाण काल होगा, ठीक है, कौन सा पाषाण काल होगा? पूर्व पाषाण काल होगा, पूर्व पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद जो है कि मध्य पाषाण काल होगा और उच्च पाषाण काल होगा।
अब देखते हैं कि पूर्व पुरापाषाण काल के क्या जानकारी, क्या इसकी वो खासियत रही है। पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल में जो उपकरण थे वो कोड के उपकरण थे। कोड यानी कि तो हस्त कुठार, खड़ग और बिदारणी थे। ठीक है, बिदारिणी, बिदारिणी और हस्तकुठार के साथ साथ खड़ग, यहाँ पर इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में था पूर्व पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें फलकों का बहुत ज़्यादा उपयोग देखने को मिलता है। फलकों का उपयोग सबसे पहले ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, बड़ी मात्रा में, तो मध्य पुरापाषाण काल में फलक वाले उपकरणों का प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो उच्च पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल में हमें तक्षणी, ठीक है, तक्षणी के साथ साथ जो है कि खुरचनी के उपकरणों का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। चाकू वगैरह टाइप की चीज़ों का प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है उच्च पुरापाषाण काल के दौरान। ठीक है, तो चलिए इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9 है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मानव निवास का साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त होता है। भारत में मानव निवास का साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त होता है, यह आपको बताना है। सही उत्तर आपको चुनना है कौन सी जगह से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हिमालय की तराई से, ऑप्शन बी गंगा यमुना की घाटी से, ऑप्शन सी नर्मदा नदी घाटी से, ऑप्शन डी गोदावरी नदी घाटी से। सही उत्तर आपको बताना है कहाँ पर जो है कि किस स्थान से मानव निवास के साक्ष्य सबसे पहले भारत में प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन होगा सी, नर्मदा नदी से। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र से सबसे पहले हमें मानव निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं भारत के संदर्भ में। और 1982 के दौरान ये साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, 1982 में इस स्थल की खोज करी थी, नर्मदा नदी घाटी की। सतपुड़ा पहाड़ी पर जो बहती है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में जो नदी बहती है नर्मदा नदी, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। तो इसी नदी घाटी पर सबसे पहले हमें मानव साक्ष्य के निवास के साक्ष्य मिलते हैं, मानव के निवास के साक्ष्य 1982 में इसकी खोज की गई थी इस स्थल की। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है। पूछा जा रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा रहा था। मानव के द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा रहा था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए जई, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी जौ। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या है, जौ। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर इन चारों में से बताना है कि मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयुक्त किया था। इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जौ। यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, क्या होगा, जौ यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। और जौ की अगर बात करें तो जो जौ के उगाने के जो साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं हमें, इसके साक्ष्य जो है कि लगभग हमें 8000 ईसा पूर्व के दौरान मिलते हैं कि इस दौरान जो है कि जौ की यहाँ पर मानव को ज्ञान हो गया था। ये फसल के रूप में, अनाज के रूप में इसको उगाया करता था। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो जौ का सर्वप्रथम उत्पादन रहा था, ठीक है, जौ का सर्वप्रथम उत्पादन जो रहा था विश्व के परिप्रेक्ष्य में, वो भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर के क्षेत्र में, और साथ ही साथ यहाँ पर ईरान से लगा हुआ जो क्षेत्र था, पश्चिम मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, ईरान से लगा हुआ क्षेत्र और भूमध्य सागर का क्षेत्र, यहाँ पर सबसे पहले जौ का उत्पादन होता है 8000 ईसा पूर्व के दौरान। और इसी ईसा पूर्व के दौरान, 8000 ईसा पूर्व के दौरान ही पहले जौ का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर गेहूं का उत्पादन भी आरंभ हो जाता है। ठीक है, किसका, गेहूं का। ठीक है, गेहूं का उत्पादन भी यहीं पर देखने को मिलता है सबसे पहले, भूमध्य सागर, ईरान और पश्चिम एशिया के क्षेत्र में। ठीक है, स्पष्ट हो गया है। जौ और गेहूं विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर सबसे पहले मिला था, भूमध्य सागर, ईरान के क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में। और गेहूं भी यहीं पर मिला था, भूमध्य सागर और ईरान, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में। 8000 ईसा पूर्व के बीच की ये बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि जो मानव था, आधुनिक मानव, यहाँ पर 8 प्रकार के यहाँ पर अनाजों का उपयोग कर रहा है, जिसमें आप जानते होंगे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, राई, जई, ये सारी चीज़ें जो है कि उगा रहा है मानव। ठीक है, इसके अलावा अन्य खाद्यान्न भी यहाँ पर उगा रहा है। प्रगति बहुत ज़्यादा कर ली है मानव ने। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का। 11वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 11वां है, पूछा जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी कोल्डिहवा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी टोकवास से। ठीक है, टोकवा से, मेहरगढ़ से,
कोल्डी हवा से, कालीबंगा से। इन 3-4 स्थानों में से आपको बताना है कि कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो सही उत्तर इसका जो होगा, सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़ यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया है उसके आधार पर मेहरगढ़ होगा। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेहरगढ़ ना दिया हो, इसकी जगह कुछ ऑप्शन बदल दिए जाएं और वहाँ पर आपसे एक ऑप्शन दिया जाए लहुरा देव। लहुरा देव अगर दे दिया जाए तो लहुरा देव सही उत्तर होगा। लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो सही उत्तर लहुरा देव होगा, मेहरगढ़ गलत हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों अगर ऑप्शन में हों तो लहुरा देव सही उत्तर होगा, मेहरगढ़ गलत हो जाएगा। और लहुरा देव ऑप्शन में ना हो, मेहरगढ़ ऑप्शन में हो तो मेहरगढ़ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अभी नए यहाँ पर जो आधुनिक खोज हुई है, नवीनतम जो खोज हुई है उसके आधार पर लहुरा देव जो है कहाँ पर स्थित है उसकी अगर बारे में बात करें तो देखिए, जो ये लहुरा देव है उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला है, उसी के पास में स्थित है। संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत ही आता है लहुरा देव, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर साक्ष्य जो मिले हैं, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के दौरान यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता था, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन जो मेहरगढ़ जगह है वह बलूचिस्तान के क्षेत्र में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यहाँ पर है मेहरगढ़। यहाँ पर से 7000 ईसा पूर्व के ही फसल यानी कि जो कृषि कार्य के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के दौरान के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं जो कि बलूचिस्तान के क्षेत्र में है। और लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच के दौरान जो है कृषि के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो इसीलिए सही उत्तर जो ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर होगा तो ऑप्शन सी सही होगा, मेहरगढ़। और ज़्यादा विस्तार से हम जानकारी हमने बता दी है जो कि लहुरा देव के बारे में थी। इसके अलावा मेहरगढ़ के बारे में यहाँ पर एक और जानकारी आप लेते हुए चलें। जो मेहरगढ़ है इसमें जो है कि पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक, यानी कि हड़प्पा संस्कृति जब आती है 2500-2300 ईसा पूर्व के दौरान 1700 ईसा पूर्व तक रहती है, तो उस तक की संस्कृति के अवशेष यहाँ पर से मिलते हैं मेहरगढ़ से। और साथ ही यहाँ पर मेहरगढ़ से ही मानव के साथ जो है कि कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी सबसे पहले मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? माफ़ कीजिएगा, यहाँ से नहीं मिले हैं, वो बुर्ज होम से मिले हैं। माफ़ कीजिएगा, ठीक है, मेहरगढ़ से नहीं मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। वो कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं मिले हैं। मेहरगढ़ से केवल आपको इतनी जानकारी यहाँ पर रखनी है कि मेहरगढ़ से पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर के हड़प्पा कालीन संस्कृति तक के अवशेष जो हैं वो यहाँ पर से प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, कोल्डी हवा इलाहाबाद के विंध्य वाले क्षेत्र में है, कालीबंगा राजस्थान के क्षेत्र में है। आगे चल करके इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, 12वां प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय महाद्वीप के क्षेत्र में मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि के साक्ष्य किस युग से संबंधित रहे हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि प्राचीन में तो भारत जो पाकिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान का क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा भारतीय क्षेत्र में शामिल था। तो इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो किस युग से संबंधित रहे हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल से, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल से, ऑप्शन सी प्रोटो ऐतिहासिक काल से, ऑप्शन डी नवपाषाण काल से। तो सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है किस काल से ये प्राप्त हुए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नवपाषाण काल से होगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी बताया कि नवपाषाण में आकर के जो कृषि कार्य के साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं, तो नवपाषाण काल में ही जो है मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि आपका 7000 ईसा पूर्व के दौरान की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन अब लहुरा देव नामक स्थान इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से उस स्थल का नाम आपको बताना है जहां सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से उस स्थल का नाम बताइए जहां सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण हमें मिलते हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी किले गुल मोहम्मद से। कहां पर से मिलते हैं सबसे पहले प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण? आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी
क्या उत्तर होगा? सही उत्तर हो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। क्योंकि मेहरगढ़ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व के दौरान ही 7000 ईसा पूर्व के दौरान हम बता चुके हैं। कृषि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, तो स्थायी जीवन भी यहीं से मिला है। नवपाषाण काल के दौरान जो कृषि के बारे में बात होती है वो भी यहीं से मिलते हैं। हालांकि अब लोहरा देव नए खोजों के आधार पर लोहरा देव संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वहाँ से प्राप्त होते हैं। लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो इसके आधार पर यहाँ पर मेहरगढ़ जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पर से 7000 ईसा पूर्व के दौरान जो है कि मानव के रहने की जानकारी यहाँ पर मिलती है। और जो कालीबंगा और जो है कि किले जो मोहम्मद है, ठीक है, किले गुल मोहम्मद, वहाँ पर लगभग जो है कि 4000 ईसा पूर्व के दौरान के ही यहाँ पर हमें निवास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 4000 ईसा पूर्व के दौरान। ठीक है, तो जो कि 3000 ईसा पूर्व जो है कि बाद का समय है, तो इसलिए सही उत्तर होगा मेहरगढ़। चलिए, इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण हमें मिलते हैं? मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। मध्य पाषाण काल में आपको बताना है कि कहाँ पर से जो है कि पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं आपको मध्य पाषाण काल के दौरान। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी मुंडीगक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको बताना है। उत्तर करते हुए चलें। अब इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने उत्तर सही होते हैं, कितने प्रश्न आप लगा पाते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही रिस्पॉन्स करते रहें। वीडियो सीरीज कैसी आई, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है आपको, या किस तरह से बदलाव आप चाहते हैं इन वीडियो के अंकों में, उस संदर्भ में आप सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कहाँ पर से? बागोर से मिले हैं। हमने इससे पहले भी बताया था कि बागोर से पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं, और ये मध्य पाषाण काल का समय रहा था पशुपालन के बारे में जो जानकारी मिलती है। ठीक है, और बात करते हैं जो बागोर जगह है। ठीक है, बागोर जो जगह है वह कहाँ पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में। ठीक है, भीलवाड़ा जो जिला है राजस्थान का, वहाँ पर बागोर क्षेत्र से मिलते हैं। एक जगह और हमने आपको बताई थी, आदमगढ़ जगह बताई थी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। तो इन दोनों क्षेत्रों से यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं जो कि मध्य पाषाणकालीन स्थल रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ चीज़ें और यहाँ पर आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल के विषय में जो हमें जानकारी है वो सर्वप्रथम 1867 में मिलती है लगभग। ठीक है, 1867 में जो है कि जानकारी मिलती है। ठीक है, जो विंध्य क्षेत्र से यहाँ पर सबसे पहले एक पुरातत्वविद रहे थे जिनका नाम था C.L. कार्लइल। ठीक है, कार्लाइल था। ठीक है, कार्लाइल, C.L. कार्लाइल के नाम से जिनको जाना जाता है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आप ध्यान ना दें। ठीक है, स्क्रीन पे आपको लिख के दिखा दे रहे हैं क्या था इनका नाम, C.L. कार्लाइल के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले खोजा गया था मध्य पाषाणकालिक स्थल, जो कि 1867 की घटना है। ठीक है, 1867 में इन्होंने ये स्थल खोजा हुआ था, विंध्य के क्षेत्र में खोजा था। ठीक है, विंध्य के क्षेत्र में मध्य पाषाणकालीन स्थल खोजा हुआ था। ठीक है, और मध्य पाषाणकालिक स्थल के बारे में जो इसकी विशेषता है, यहाँ पर से सूक्ष्म पाषाण के जो औजार हैं, बहुत ही छोटे पत्थरों के, पतले जो पत्थरों का प्रचलन हो गया था, यानी कि छोटे छोटे जो औजार निर्मित किए जाने लगे थे जिसमें खुरचनी वगैरह के जो थे फलकों का जो प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और भारत में जो मानव के अस्थि पंजर हैं, ठीक है, भारत में जो मानव निवास की जो जानकारी है, मानव निवास की जानकारी जो है कि वो इसी मध्य पाषाण काल में आकर के मिलती है। ठीक है, भारत में मानव निवास के साक्ष्य अभी भी हमने आपको बताया था कि कहाँ से मिलते हैं, मध्य पाषाण काल में आकर के जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, और मध्य पाषाण काल के स्थल के रूप में ही जो है कि हमने आपको बताया था कि एक प्रमुख जो स्थल रहा है गुजरात में स्थित स्थल है जिसका नाम है लंघनाज। ठीक है, लंघनाज जो स्थल रहा है, लंघनाज जो यहाँ पर ये जो है लंघनाज स्थल, जहाँ से हमने आपको बताया था कि 14 मानव के कंकाल यहाँ पर मिले हैं, नर कंकाल हमें मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा जो है कि महदहा भी हमने आपको बताया था मध्य पाषाण काल का स्थल है। कौन सा? महदहा। ठीक है, सारी चीज़ें नोट करते हुए आपको चलना है। महदहा भी हमने आपको बताया था मध्य पाषाणकालीन स्थल है, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हमने आपको बताया था कि हड्डी के और सींगों के निर्मित उपकरण मिलते हैं, जिसकी खोज जो है कि G.R. शर्मा जी के द्वारा की गई थी।
और यहीं पर जो है कि J.R. शर्मा जी के द्वारा इसको 3 क्षेत्रों में बांटा बांटा था, झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान वाला जो क्षेत्र था उसमें। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि जो दमदमा है, ठीक है, दमदमा जो जिसकी हमने बात करी थी, किसकी, दमदमा की हमने बात करी थी, दमदमा, दमदमा भी हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो दमदमा मैं भी जो है कि हमने आपको बताया था कि 41 यहाँ पर समाधानों की जानकारी हमें मिलती है, और इन 41 समाधानों में से 5 समाधान ऐसे हैं कि जिनमें से 2 नरकंकाल हमें मिलते हैं, 5 समाधानों में से दो नरकंकाल मिलते हैं, यानी कि एक समाधान में से एक जो कब्रिस्तान है उससे 2 नरकंकालों की जानकारी मिलती है। ऐसे जो है कि 5 कब्रें ऐसी हैं। ठीक है, और एक कब्र ऐसी थी, एक समाधान ऐसा था जिससे जो है कि 3 मानवों के कंकाल मिलते हैं, 3 नरकंकाल मिलते हैं। प्रश्न में भी पूछा गया था ये। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होगी। इसके अलावा आप देखते हैं कि सराय नाहर राय का क्षेत्र भी हमने बोला था। ठीक है, सराय, ठीक है, नाहर सराय नाहर राय का जो क्षेत्र है वो भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो है कि हमें एक इस तरह से समाधि मिलती है कि जिसमें 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, पूछा जाएगा 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाने की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से मिलती है। और यहाँ पर का जो आवास का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर जो कब्रें हैं वो आवास के क्षेत्र के अंदर, यानी कि जो घर हैं अपने जो आवास का क्षेत्र है, जो माना ये पर्टिकुलर आवास का क्षेत्र है, तो इसी के अंदर ही यहाँ पर कब्रें देखने को हमें मिलती हैं। इसी सराय नाहर के क्षेत्र में 4 कब्रों में से जो 4 जो मानव कंकाल की जो मिलते हैं वो एक ही कब्र में दफनाए हुए मिलते हैं समाधि के तौर पर। और यहाँ की जो कब्रें हैं वह अंडाकार रूप में है। ठीक है, सराय नाहर राय की कब्रें कैसी हैं, अंडाकार रूप में और छिछली देखने को मिलती हैं। ठीक है, सराय नाहर राय का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, ध्यान देना है, कब्रें अंडाकार हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक क्षेत्र और है जिस क्षेत्र का नाम है लेक हिया। ठीक है, लेक हिया का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, विंध्य से लगा हुआ क्षेत्र है, प्रयागराज जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वहाँ पर है। यहाँ पर जो शिलाश्रय हैं, शिलाश्रय की संख्या में जो है कि जो मध्य पाषाण कालिक जो लघु पाषाण के उपकरण हैं उनमें उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। और साथ ही यहाँ से 17, ठीक है, 17 कंकाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, विंध्य के क्षेत्र में जो लेखहिया का क्षेत्र है, लेखहिया की जगह है, वहाँ पर के जो है कि शिलाश्रयों की संख्या जो है कि यहाँ पर कितनी है, एक शिलाश्रय की संख्या यहाँ पर जो शिलाश्रय बनाए गए हैं, यानी कि जो मानव के निवास थे यहाँ पर शिलाश्रय एक जिसका नाम दिया गया है। ठीक है, एक शिलाश्रय की जो संख्या है, यानी कि माना यहाँ पर बहुत सारी शिलाश्रय बनाए गए थे, 1 शिलाश्रय, 2 शिलाश्रय, 3 शिलाश्रय, 4, 5, इस तरह से शिलाश्रय बने पड़े हैं। कहाँ पर, लेखहिया के क्षेत्र में। ठीक है, लेखहिया के क्षेत्र में इस तरह शिलाश्रय बने। लेकिन जो शिलाश्रय है, ये वाली जो शिलाश्रय होगी, इसमें से जो है कि जो मध्य पाषाण कालिक जो उपकरण हैं वह मिलते हैं, और उसके अतिरिक्त 17 नरकंकाल भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण कालिक लघु उपकरण मिलते हैं जो कि फलक थे, और साथ ही यहाँ पर से 17 नरकंकाल मिलते हैं एक ही शिलाश्रय से, शिलाश्रय संख्या 1 से। ठीक है, और कुछ तो इसमें जो 17 नरकंकाल मिले हैं वो कुछ तो उसमें सुरक्षित हैं, कुछ जो है छत विच्छेद यानी कि उनके अंग भंग किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 17 में से कुछों के अंग भंग किए हैं और कुछ सुरक्षित अवस्था में वहाँ पर वो नरकंकाल हमें मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि एक अमेरिका के जो है कि पुरातत्वविद थे, उन्होंने यहाँ पर 27 नरकंकाल उन्हें 27 नरकंकाल मिले हैं, ऐसी उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्हें यहीं पर लेखहिया से कुल 27 नरकंकालों की अस्थियां उन्हें मिली हुई थी। ठीक है, किसको, एक अमेरिकी इतिहासकार थे जिनका नाम था जॉन आर लुकास। ठीक है, जॉन आर लुकास थे। ठीक है, जॉन आर लुकास को यहीं पर से इसी लेखहिया जगह से 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिलती हैं। ठीक है, और शिलाश्रय संख्या जो 1 है उससे 17 मानव कंकाल मिलते हैं, जिसमें से कुछ छद विच्छेद हैं, कुछ सुरक्षित हैं। चलिए, इतनी चीज़ यहाँ पर हो गई है। अब आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है कि 15। जितनी चीज़ें रही होंगी अगली प्रश्न सीरीज में जो 15 प्रश्न आएंगे उसमें बात करेंगे नवपाषाण काल और अन्य जी स्थलों से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलें, कॉपी पेन लेकर के बैठें और सारी चीज़ें आप लिखते हुए चलें। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किस युग को
चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी पुरापाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी नवपाषाण युग। सही उत्तर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चालकोलिथिक युग के नाम से किसको जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग को जाना जाता है। चलिए, ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति को कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति उससे पहले से यहाँ पर चली आई थी। तो क्या क्या चीज़ें रही थी, आगे के वीडियो के अंकों में इस पर चर्चा करेंगे, जो भी प्रश्न संग्रह आएंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो के अंक आपको पसंद आया होगा, और कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्नों को आप लगा पाए इस प्रश्न सीरीज के माध्यम से, उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी भी तरह के सुधार को लेकर के सुझाव हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने का आप प्रयास करें, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। साथ ही रिस्पॉन्स करते रहें। अगर आप अपने प्रतिक्रिया विचारों से अवगत कराते रहेंगे, और आप चाहते हैं कि ये सीरीज इसी तरह कंटिन्यू चलती रहे, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न आप तक पहुंचाते रहें, और आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें जो है कि आप एक ऊर्जा की तरह जो भी आपके कमेंट हैं वो करते रहें, ऊर्जावान हमें बनाएं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नोवल कोरोना वायरस को लेकर के जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं, उनका आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पालन करें। अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने आसपास के लोगों का खास तौर से ध्यान रखें, सामाजिक दूरी आप बनाए रखें, कुछ दिनों तक मिलना जुलना ना करें, और साथ ही अपनी नियमित पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ते रहें। और आपके आसपास जो भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस लॉकडाउन में अपनी रोज़मर्रा की जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना भी हो सके, जितनी आपके पास सामर्थ्यता है, उसके आधार पर उनकी सहायता अवश्य करें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।